विदेश मंत्री वॉशिंगटन जाकर के बता रहे थे कि अब आप पाकिस्तान और भारत मतलब एक आतंकवाद करने वाला और एक आतंकवाद का विक्टिम इनको बराबर नहीं तोल सकते हैं, ये वक्त गया। वहां जाकर उन्होंने अपनी ये बात कही है। इसके अलावा पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम जलसे करते हैं, लेकिन अब डर है, किसका डर है हम लोग बात कर रहे थे कि बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से खड़े होकर जलसे कर रहे हैं आतंकवादी, और वो अब धमकी दे रहे हैं कि अपने जनरल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि तुम सीधे इनके राम मंदिर पर हमला करो। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान हो, चाहे ये मुनीर के ये आतंकवादी गुर्गे, ये चाहे कितनी ऐसी गीदड़ भपकी दे लें, लेकिन पाकिस्तान की जनता में इस वक्त भारत को लेकर जबरदस्त खौफ है, डर है। पाकिस्तान के पत्रकार हो या वहां के मौलाना हो, वो खुलकर टीवी पर क्या बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत फिर आएगा, भारत फिर तुम्हें पीटेगा। पाकिस्तान के पत्रकार मोहित पीरजादा ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भारत हमला करेगा तो वजह भी नहीं बताएगा और सीधे तबाही मचा देगा। एक दूसरे पत्रकार हैं पाकिस्तान के अली मुस्तफा, उन्होंने कहा कि भारत एक बार फिर पक्का पाकिस्तान से जंग करेगा, किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान बच जाएगा। पर पाकिस्तान का एक मौलाना खालिद महमूद, वो तो बाकायदा पूरी टाइमलाइन बता रहा है। उसने दावा किया कि भारत 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, और उसके शब्द, इस बार भारत पाकिस्तान को रुई की तरह धुन कर रख देगा। मिलिट्री स्ट्रेटजी और डॉक्ट्राइन ये कहता है कि आपको पहले पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर हमला करना चाहिए और फिर कुछ और करना चाहिए। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका यह है कि अब इंडिया में आर्गुमेंट ये बनाया जा रहा है कि जिस तरह से इसराइल के अंदर दमखम है और इसराइल नर है या मैस्कुलिन है और करके दिखाता है, इसी तरह जो अगला राउंड होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का, चाहे वो 6 महीनों में होता है या 2 साल में होता है या 2.5 साल में होता है, उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खतरा ये है, आर्गुमेंट ये बनाया जा रहा है कि बगैर डिक्लेरेशन के, इस दफ़ा वो ये नहीं कहेंगे कि ये कर दिया पाकिस्तान ने तो हम सोच रहे हैं। इसका मतलब है वो बगैर कोई इंदिया दिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस और एयरफोर्स के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। मुझे ये खतरा कम अज़ कम महसूस हो रहा है। बाकी अपनी लोग इस पर अपना जमा प्लस जो है वो कर सकते हैं 2+2 कि इसका मतलब क्या बनता है। हिंदुस्तान कहता है पाकिस्तान का हाथ था, छुपा हुआ हाथ था, और इसीलिए पाकिस्तान को इसका खसारा भरना पड़ेगा। इंडिया जो हमें लग रहा है वो एक बार फिर जंग छेड़ने की कोशिश करेगा पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान दूसरी जानिब से क्या प्रिपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता, खतरा फिलहाल मौजूद है। ये जंग नहीं खत्म हो गई है, इंडिया खत्म नहीं हो गया है, इंडिया अभी अपनी जगह पे मौजूद है और जंग में बदला लेने में है। ये दुनिया भर में ये एक क्यास नहीं है, दुनिया भर में ये तज्जिए हो रहे हैं कि एक हॉट वार जो है ना सर पे खड़ी है। ये 6 महीने से 12 महीने के अंदर अंदर ये इसका इम्कान है, और ये जब होगी तो बहुत शदीद होगी। हमें एयरफोर्स की वो नहीं मुयसर थी, उन्होंने हमें ना वो जैसे रुई धुनके ना उस तरह धुनक के रख दिया। अब 2 में से 1 ही बचेगा। इस बात का शदीद तरीन अंदेशा मौजूद है कि इंडिया ने अगरचे के मायदा किया हुआ है फर्स्ट स्ट्राइक न करने का, लेकिन यह कि वो अब एटमी हमले ही से आगाज करे, उसके वजूद को खतरा है। तो आप देख रहे हैं बात कहां तक हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के टीवी पर इनके पत्रकारों की और मौलानाओं की। वो कह रहे हैं कि ये तो दुनिया मान के बैठी है कि जंग तो होने वाली है और इस बार भारत कोई वजह नहीं बताएगा, सीधे हमला करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए 20 मिनट की बातचीत हुई है राजनाथ सिंह की और पीट हेग्सेथ की। उसमें इन्होंने क्या, अमेरिका के रक्षा मंत्री, वहां के रक्षा मंत्री अमेरिका के, हमने क्या बोला है कि राइट टू रिस्पॉन्ड हमारा राइट है, यानी कि अब हम शायद वेट भी ना करें कि कोई आतंकी हमला हो। अगर हमें लग रहा है कि आतंकी हमला होने वाला है तो हम अटैक कर सकते हैं, और ये हमने अमेरिका को क्लियर कर दिया। ये 20 मिनट की टॉक के अंदर क्लियर कर दिया है। ये तो एक अलग बात है। ये बात इसलिए है कि हम अमेरिका और पश्चिमी देशों को साथ लेके चलना चाहते हैं, और उसके ग्राउंड्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बनाए क्वाड मीटिंग के अंदर भी, जब उन्होंने इसकी बात की, राइट टू रिस्पॉन्ड की या राइट टू अटैक की, तो कहीं ना कहीं राइट टू डिफेंड की, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर खौफ हो गया। आपने देखा सौरभ जी, ऑप सिंदूर के अंदर हमने 100 से ऊपर आतंकी मारे थे। आपने देखा कि वहां पे कौन रो रहा था, यहां तक कि मसूद अजहर भी रो के कह रहा था मुझे उठा लो। आपने देखा कि पाकिस्तान आर्मी उनके साथ थी। इस समय
खौफ का माहौल है आतंकियों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और खौफ का माहौल है उनकी मीडिया में। और वो यहां तक कह रहे हैं कि अगस्त एंड के अंदर अंदर तक ही शायद भारत का हमला हो जाए। वो क्यों कह रहे हैं? उनको पता है कि उनका आतंकी जनरल जो है वो नहीं रुकेगा, वो रीबिल्ड कर रहा है वापस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। आप देख रहे हैं हर मीटिंग के अंदर, चाहे वो आतंकी संगठन कर रहे हो, चाहे लश्कर तैयबा कर रहा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद कर रहा हो, सब बात अल जिहाद की कर रहे हैं। ये सारी जो हमने अभी बयान सुना है, आप ठीक कह रहे हैं, ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये तो ओपन सोर्स से है ना, हमारे कोई वही बनवाई तो नहीं है या किसी से खास मंगवाई हो, कोई चोरी छुपे, वो ये तो खुलेआम हो रहा है वहां। बिल्कुल। और ये खुलेआम कौन करा रहा है? इसके पीछे पूरी स्ट्रेटेजी आईएसआई की है, पूरी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान आर्मी और जनरल मुनीर जो अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं। इन सेंस पाकिस्तान के लोग या उनकी मीडिया वगैरह सब ये बात जान रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ इन लोगों को फ्री हैंड अगर है तो भारत अब कर सकता है, वो भी देख रहा है। और ये एक क्यों कर रहे हैं फ्री हैंड, और ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, इनको ये कर रहे हैं रीमोटिवेट, ये कर रहे हैं इनको री इग्नाइट, क्योंकि उनके अंदर भी एक खौफ का माहौल है। और जब आप बात कर रहे थे ना वो बुलेट प्रूफ में जा रहे हैं, तो ये खौफ का माहौल क्लियरली दिखा रहा है कि बुलेट प्रूफ के पीछे खड़ा है ये आदमी जो दिख रहा है। और इनको किसका खौफ है? मोदी जी का खौफ है। इसी वजह से अगर आप देखें तो इन्होंने वो पिक्चर्स वीडियोस मोदी जी के दिखा रहे हैं। इनको क्या खौफ है? भारतीय सेना का खौफ है। अच्छा, वैसे देखिए ये बात तो भारत में भी होती है, लोग पूछते हैं कि क्या दोबारा जंग हो सकती है, लेकिन इनके यहाँ तो अलग ही आलम है, ये तो न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच गए। इन्होंने कहा कि भारत ने भले ही ये कह रखा है कि हमारी नो फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक की नीति है, हम पहले किसी के ऊपर न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इस बार भारत हो सकता है हम पर वो भी कर दे। तो आप मतलब इमेजिन करें कि वो अपने अंदर किस कदर इस बात को माने बैठे हैं कि भारत हम पर हमला करने ही वाला है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ये डर होने की वजह बड़ी स्वाभाविक है, क्योंकि ये सारे लोग, और ये जो मौलाना साहब हैं इनके तो और कई वीडियोज़ हैं जिसमें वो बहुत साफ साफ कहते हैं कि मतलब वो कई बार ऐसे बताते दिखते हैं, पता नहीं उनको उन मौलानाओं को क्यों नहीं सुनता है पाकिस्तान, जिसमें वो ये कहते हैं कि भारत अपनी तरफ से बहुत गलत नहीं कर रहा है। और वो ये भी बताते हैं कि जो पाकिस्तान में कट्टरपंथी हैं वो जिस तरह से काम कर रहे हैं खतरनाक। लेकिन जब उनके पत्रकार वहां के मौलाना बोल रहे हैं तो इसको ये भी समझिए, इसको थोड़ा यूं कहना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी नापाक गंदी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पहले भी करता था, लेकिन पहले उसका जवाब सही से नहीं आता था। अब अगर उसने ये हरकत की जो कि वो मानेगा नहीं, असीम मुनीर बोल रहा है, तो उसके प्रीएम्प्ट करते हुए बोल रहे हैं। एक तरह से कहें तो भारत के उस प्रोएक्टिव उससे डर रहे हैं कि भारत आपकी तैयारी है, आपने आतंकवादी हमला करने को सोचा और आप ही उड़ गए। तो ये होने वाला है, और इसको लेकर भारत सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है। पिछले कुछ समय में भारत ने विशेष करके जो 3 रातों का जो हमारा एक छोटा युद्ध जैसा चला, उसने भी भारत को बहुत से सबक दिए हैं। उसकी तैयारी नए सिरे से है। सीमा पर हम जिस तरह की फेंसिंग और बंकर के काम को हमने बेहतर किया है, जैसे हम इजराइल में देखते हैं, दूसरे देशों में देखते हैं जो इस तरह के युद्धग्रस्त क्षेत्र हैं कि वहां बंकर होता, पूरी पब्लिक चली जाती है। भारत सरकार की भी योजना यही है कि पूरा का पूरा पुंछ और इस तरह से जो पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, वहां की पब्लिक को हम घंटे 2 घंटे में बंकर के नीचे ले जाएं। तो ये जिस तरह की तैयारी है, और उनके ठिकानों को अब हम मैपिंग कर चुके हैं। अब दोबारा हमें ये नहीं करना है, वो छोटे ठिकाने बनाए, बड़े ठिकाने बनाए, सब कुछ हमारे मैप पर है। हम जिस दिन चाहेंगे वो हमला करेंगे, और अगर वो आतंकवादी हरकत करेंगे तो हमला होगा ही होगा। लेकिन एक बात मैं कह दूं, भारत परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये उनका जानबूझकर दुनिया में एक व्यू बनाने के लिए ये एक कोशिश होती है कि पाकिस्तान की हम न्यूक्लियर पावर की बात करें भारत की, भारत जिम्मेदार देश है, वो हर तरह के समझौतों के साथ है, वो कभी भी पहला हमला नहीं करेगा। न्यूक्लियर की बात से मुझे याद आ गया, इनके बड़े पत्रकार माने जाते हैं हामिद मीर। तो हामिद मीर पहले अपनी सेना के खिलाफ खूब बोलते थे, फिर आईएसआई ने इन पर गोली चलवा दी, इनको गोली लगी, और तब से फिर ये आईएसआई के साथ हो गए, सेना के साथ हो गए। और कल इन्होंने, लेकिन मैं फिर भी मानता था कि यार ये आदमी सेंसिबल आदमी होगा, सेंसिबल ना भी कहूं तो मतलब जानकार तो है, कम से कम दुनिया समझता है, समझता है क्या रिश्ते हैं भारत पाकिस्तान। उसने कहा कि पाकिस्तान भारत और इजराइल दोनों के न्यूक्लियर एसेट्स तबाह कर देगा। दोबारा बोलूं सर, आप पहली बार में सर सब समझ में आ गया। हाँ, लेकिन कि जैसे अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दिए, पाकिस्तान भारत और इजराइल दोनों के न्यूक्लियर हथियार खत्म कर देगा। सर एक कहावत है छोटी सी कि मन के लड्डू फीके क्यों और फीके हो तो थोड़े क्यों। तो कुछ बोलने में तो ऐसा कुछ जाता नहीं है ना, कुछ भी बोलें कुछ भी करें। हालांकि हामिद मीर
अच्छे पत्रकारों में से माने जाते रहे पाकिस्तान में। अब उनका रवैया थोड़ा सा बदल गया। भारत की भी उनको बहुत काफ़ी समझ है, भारत में उनके बहुत सारे पत्रकार मित्रों से रिश्ते भी रहे। तो हाँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हामिद मीर नहीं समझते, लेकिन अब वो किस दबाव में हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और ये सारी दुनिया जानती है। जब ट्रम्प साहब भी जानते हैं कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत पर उस तरह से निगाह उठाकर भी देखे। वो तो प्रॉक्सी वॉर करते हैं ना। प्रॉक्सी वॉर को आप जंग की ताकत के हिसाब से मत देखिए। और इस बात से मैं सहमत हूँ कि भारत जो है कभी भी न्यूक्लियर अटैक पहले नंबर पर नहीं करेगा। और वो नहीं, वो इससे माहौल बनाते हैं ताकि अमेरिका को कह सकें देखिए साहब, ये दुनिया में और जो लोग हैं उनके साथ वो खड़ा हो सके कि भाई पाकिस्तान के साथ आप खड़े रहिए। वो फिर वही न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना, फिर वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल, जिसको प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि भाई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, वो वाली स्थिति है। और जब आसिफ मुनीर उस दिन कह रहे थे कि वो कश्मीर में क्या करेंगे, हम मॉरल सपोर्ट करेंगे, नैतिक समर्थन है, ये सब है, तो वो सब लोग जानते हैं कि भाई इसका जवाब तो कभी ना कभी तो मिलेगा ना। कितने दिन तक इसका जवाब तो मिल रहा है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि भारत का प्रधानमंत्री की इस बात को ध्यान रखिए कि ऑपरेशन सिंदूर का बटन पॉज पर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जवाब लगातार मिल रहा है, भले वो थोड़ा साइलेंट जवाब है। वो है सिंधु जल समझौता, हमने जब उसको होल्ड पर किया उसके जरिए। अब इसके बाद पाकिस्तान, उसकी बेचैनी लगातार दिन ब दिन बढ़ रही है। वो कभी भारत को धमकी देता है, कभी भारत से बातचीत की मिन्नतें करता है, कभी इंटरनेशनल फोरम पर जाकर के गिड़गिड़ाता है, कभी अपनी कैपेसिटी से पानी का जुगाड़ कर लेने की एक झूठा दिलासा अपनी आवाम को देता है कि हम पानी स्टोर कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। शहबाज शरीफ अपने लोगों को वाटर स्टोरेज बनाने का प्लान समझा रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं कि हमें पानी के लिए भारत से जंग लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको एक इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेटली उसके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं, नापाक अज़ाइम हैं। तो इस वाटर ट्रीटी के तहत वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाना चाहता है, उसके लिए एक तो हमने एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम इंशाअल्लाह वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे। उसके लिए हमने बड़ी मुशावरत की है। अपने वसाइल को जनरेट करके, ये चाहे वो दयामेर भाषा डैम है या दूसरी जगहों पर, नॉन कंट्रोवर्शियल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, जो कि 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है चारों सूबों के दरमियान, उसमें वाटर कैपेसिटी को बिल्ड करने की बाकायदा क्लैरिटी के साथ। ये लड़ रहे हैं टीवी स्टूडियो में, लड़ना तो लड़ना पड़ेगा, कर लो जंग कर लो। अगर सौरभ, ये बड़ा रोचक है, वो बेचारे डर रहे थे और एंकर महोदय मान नहीं रहे थे, लड़ा के। अब ख्वाजा आसिफ डरे बैठे हुए हैं, उनको आप लड़ाने के लिए तैयार कर रहे हो। अभी तो पिटे हैं बुरी तरह से। ये एक्चुअल इसकी मार ज्यादा बुरी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि आप भारत को इस हद तक मजबूर कर चुके हो कि इतना बड़ा कदम भारत को उठाना पड़ा है, और इसका तो सीधा सोल्यूशन पाकिस्तान के लोगों के हाथ में। आप अपनी सरकार को मजबूर करो कि अपने संबंध ठीक करने, तो ये आतंकवादी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बंद करो, या आतंकवाद की फैक्ट्रियां बंद करो, आतंकवादी भारत में भेजना बंद करो। सिंपल। और इसके हमने तो इसके अलावा कुछ पाकिस्तान से कहा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी बात कही है। अब उनको समीर जी ज़्यादा प्रॉब्लम बरसात में होने जा रही है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ बिल्कुल ओवरफ्लोड हैं, और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अभी तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि हमने कोई नल लगा के कभी खोल दिया कभी बंद कर दिया, ये नहीं हो रहा। वो डैम के गेट हैं, वो थोड़ा बहुत उससे फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा अभी इतनी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। लेकिन इस ट्रीटी के तहत आपको उनको कुछ जानकारियां, इंफॉर्मेशन देनी होती है कि वाटर रिलीज हो रहा है, यहाँ से इतना क्यूसेक पानी जाएगा, ये जाएगा, वो अब इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, पाकिस्तान सेना का बहुत खून उबल रहा था,
तो उबलते हुए खून को तो ठंडा भी कर दिया और पानी न देकर उनका गला भी सुखा दिया है भारत सरकार ने। लेकिन मुझे लगता है कि जब ऐसी स्थिति आएगी कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी और उनको बाढ़ आ जाएगी और वहाँ के जो सिविलियन लोग हैं पाकिस्तानी के लोगों को बह जाएंगे, बहुत नुकसान होगा। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का ये एटीट्यूड नहीं है, वो मानवता को, मानवीय मूल्यों को लोगों के खिलाफ हम थोड़ी, और भारत सरकार कभी भी नहीं रही है। जब अटैक भी किया था तो ये बहुत स्पष्ट कहा था, जब भी कहा था कि भाई हमें टेरर लॉन्चिंग पैड को खत्म करना है, हमें आतंकवादी को खत्म करना है, हमें आम लोगों के ऊपर किसी भी तरह का मतलब हथियार नहीं गिराना, उन्हें मारना नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जब ऐसी स्थिति आएगी और भारत सरकार भी इसको रिव्यू कर रही होगी कि जब मानसून आएगा और बहुत पानी बढ़ेगा तो क्या अगर पानी ना छोड़ेंगे और नई इंफॉर्मेशन देंगे तो पानी को से पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा, पाकिस्तान से ज्यादा उसके लोगों का आवाम क्या गांव के गांव बह जाएंगे, कितने लोग को मारे जाएंगे, भारत सरकार को इसका भी अंदाज होगा। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ये बात सुनिश्चित करेंगे कि वहां का आम आदमी नागरिक ना मरे, क्योंकि हमारी जो वहां से इनसे जो लड़ाई है वहां के आतंकवादियों से, प्रधानमंत्री बहुत कह चुके कि भाई हम आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान सरकार जो आतंकवादी को समर्थन दे रही है उसके खिलाफ हमें, पाकिस्तान की आम आवाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार जरूर ये जानकारी देगी कि भाई पानी बढ़ रहा है, आपका फ्लड आ सकता है, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था कीजिए, वहां से लोगों को हटाइए, इसका रास्ता निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस भारत पाकिस्तान के इसमें पाकिस्तान का आम नागरिक इस तरीके से। वैसे तो ये 5 चिट्ठियां लिख चुके हैं बहल साहब, ये बहुत हमसे बात कीजिए, पानी पर बात कीजिए और किसी मुद्दे पर बात नहीं करनी है। भारत ने इग्नोर किया, जवाब देना तो दूर, हमने एक्नॉलेज भी नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी। देखिए ये एक ऐसा फंदा है जो इनके गले में, पाकिस्तान के गले में परमानेंटली है। जब तक वो आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेगा हम इस ट्रीटी को सस्पेंड रखेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको एब्रोगेट कर दिया गया, इसे सस्पेंड किया गया। ये ट्रीटीज जो होती हैं ये ट्रस्ट, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन पे की जाती हैं। जहां पे ट्रस्ट ना हो, दोस्ती ना हो, जहां पे पीठ पे चाकू मारा जा रहा हो, जहां पे आतंकवाद किया जा रहा हो, जहां हमारे अस्तित्व की लड़ाई आ जाती है, जब हमारे सेक्युलर फैब्रिक को आप तोड़ रहे हैं, तो वहां पे तो हम इस ट्रीटी को सस्पेंड ही रखेंगे। और दूसरी चीज आ जाती है कि जो डेटा की बात कर रहे थे, अब इसमें तीन ही नहीं, एक्चुअली 6 नदी के पानी जो है एंड में इंडस से मिल जाते हैं। आप देखिए रवि, ब्यास, सतलुज का भी मिल जाता है। पाकिस्तान में चोलिस्तान डेजर्ट एंटर करने से पहले ये सारी नदियां इंडस में आ जाती हैं। तो सिंध को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, और सिंध को प्रॉब्लम पहले भी सी थी, और उन्होंने पत्थर भी मारे थे पाकिस्तान आर्मी वालों पे जब उन्होंने कहा हम जंग से वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा जंग से नहीं, हमें तो पानी चाहिए। अब तीसरी चीज यहां पर यह भी आती है कि अगर ये पानी हमने रोका है, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, ये ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है कि हम इनका पानी सारा का सारा रोक सकते हैं, स्टोर कर रहे हैं कहीं ऐसा। हाँ, इसमें स्टोरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं होती है इनके अंदर। ये डर रहे हैं तो तुलबुल प्रोजेक्ट से डर रहे हैं, क्योंकि वो अगर हमने बना दिया तो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी 0.3 मिलियन फीट एकरेज है। वो तुलबुल वो प्रोजेक्ट जो रुका हुआ है, वो जो शायद उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि इस पर काम वो रैटल है, वो रैटल है। अमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि रैटल वाला प्रोजेक्ट जो है जल्दी से खत्म किया जाए। नहीं सौरभ जी, आप सही करें, आप बिल्कुल सही करें। तुलबुल जो वुलार बैरेज जिसे कहते हैं, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया का, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो बन गया तो इनको असल प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको असल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 3 लाख स्क्वायर फीट एकरेज उतना स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी, जो भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। एक चीज अभी आप सुन रहे होंगे, जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है वो जोआना आसिफ, ख्वाजा आसिफ, तो उसने वो जी कह रहा था कि हमको इंटरनेशनल कोर्ट में ले गए थे, आर्बिट्रेशन कोर्ट में, वो लोग ले भी गए थे। भारत ने कहा हम उस कोर्ट को मानते ही नहीं। किसी भी तरीके से ये हम पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर या किसी कोर्ट के जरिए कोई वर्डिक्ट रूलिंग ये डाल सकते हैं क्या हमारे ऊपर? आर्बिट्रेशन में जाते हैं दुनिया भर के जो भी देश, खासतौर से रिवर प्रोजेक्ट्स को लेकर आर्बिट्रेशन में जाते हैं, लेकिन हमने उस पर बड़ा जवाब दिया ना कि ये क्यों किया गया है। जो राइट टू रेस्पॉन्ड है, मतलब टेररिज्म के खिलाफ जो एक फैसला किया गया, मसला किया गया, अब वो जाएंगे, मुझे लगता है अगली बार वो जाएंगे कि भाई पाकिस्तान प्यासा मर रहा है, आप इस पर थोड़ा सा रिकंसीडर करें, तब कोई बात आगे होगी। और जैसे अभी समीर जी ने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ तो है नहीं, क्या किया नहीं जाएगा, लेकिन ये एक रेस्पॉन्स था टेररिज्म के खिलाफ। हम किसी नियम से बंधे हुए नहीं हैं, कोई नियम में बंधे हुए नहीं है। जब आप हमला करेंगे तो फिर सौरभ जी, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसके अंदर यूनिलैटरली गए थे पाकिस्तानी, हम उनके साथ नहीं गए थे। और जब भी हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं वो मध्यस्थता होती है, यानी कि दोनों के बीच में कंसेंट है, दोनों के बीच में कंसेंट होता है, यूनिलैटरल नहीं होता। आर्बिट्रेशन में तो हमेशा ही ये मामला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उस पर कुछ, और जैसे ख्वाजा साहब कह रहे थे, लेकिन एंकर की भी थोड़ी सी मैं दुविधा समझ, उसको कम से कम वहाँ तो पानी रखना चाहिए था ना।
ख्वाजा आसिफ के लिए कि वो जिस तरह से परेशान हो रहे थे और वो बार बार जवाब चाहते ही थे एंकर। अब दो बातें इसमें और हैं। एक तो ये जो बार बार कहते हैं कि पानी पर तो हमें जंग करनी पड़ेगी, वो एंकर ने भी बोला कि इसके लिए तो ख्वाजा साहब जंग करनी पड़ेगी, तो कहा हाँ जी जंग करेंगे। तो अब ये जंग की धमकी पानी पर। दूसरा ये दुनिया भर में जाकर भी तो ढोल पीटेगा, एक वक्त आएगा वो जब ये दुनिया को जाकर के कहेगा देखो भारत ने मेरा पानी रोका हुआ है, आप इसको छुड़वाओ, नहीं तो हम बम मार देंगे, नहीं तो हम फिर अपना न्यूक्लियर वाला निकाल लेंगे। वो वक्त भी आएगा। आपको लगता है बात बढ़ेगी अभी? नहीं, देखिए वो वक्त तो आया हुआ ही है और ऐसा नहीं है कि हम आउटरीच कर रहे थे तो पाकिस्तान शांत बैठा हुआ था। जितना पाकिस्तान के मंत्रियों ने हाल में इंटरव्यूज दिए हैं, इतना शायद अपने जीवन में कभी उनको इंटरनेशनल मंचों पर और टीवी चैनलों पर नहीं बुलाया गया। इधर खूब वो बोले हैं, खूब बुलाया गया। और उसमें एक बड़ी वजह ये भी थी कि चूंकि ट्रंप साहब ने हाथ रख दिया था पीठ पे, तो दुनिया के लिए वो और थोड़ा सा वजह बन गए थे कि चलो बात इनकी सुन लेते हैं। लेकिन ये भी तो देखेगा ना दुनिया को ये पता चलेगा कि भैया ये देखो आतंकवादी इनके यहाँ बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर धमकी दे रहा है। ये भी देखेगा कि असीम मुनीर कह रहा है कि नहीं हम तो अभी कायम हैं, उसकी जो 2 नेशन थ्योरी है, उसका जो मोरल सपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट और हर तरह का सपोर्ट जो जिहादियों को दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है। और भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानवता के नाम पर तो कुछ भी करने को तैयार है। जब युद्ध की स्थिति थी, जब इमरान खान थे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था चलो लड़ते हैं ना गरीबी से, चलो ठीक है हम लड़ते हैं। मुझे याद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह डॉक्टर कृष्णपाल ने कह दिया था भाई हमारे पास इतना अनाज है, अतिरिक्त होता है, कल को जरूरत पड़े और वो भूखे मर रहे हैं तो हम दे देंगे। लेकिन आप किसको दे देंगे? जो बम लेके भूखा बैठा हुआ है। बम रखो भैया, पेट तुम्हारा दिखेगा, गले की प्यास दिखेगी तो बिल्कुल देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में बम है और तुम भूखे बैठे हुए हो तो दुनिया की कोई कोर्ट न तुमको पानी दिला सकती है, ना खाना दिला सकती है। और फिर आगे सुन लो, अमेरिका का दाना भी मिलना बंद हो जाएगा। ये सब कुछ शर्तों के साथ मिल रहा है, उसके आगे आपके पास बहुत कोई गुंजाइश है नहीं। अब देखिए इससे भी पाकिस्तान सुधरता है कि नहीं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के आज के एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरे की, जिस पर वो रवाना हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि इतने लंबे दौरे पर शायद पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नहीं निकले। 8 दिन का दौरा है और 5 देशों में प्रधानमंत्री इस दौरान जाएंगे। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर घाना जाएंगे, जहां 30 सालों में कोई भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है और मोदी जी पहली बार जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रिनिडाद टोबैगो जाएंगे, जहां भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है, भारत के मूल के ही वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। अर्जेंटीना वो जाएंगे, अर्जेंटीना के में भी बहुत लंबे वक्त के बाद दौरा हो रहा है। और नामीबिया का दौरा भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं और शुरुआत वो करेंगे घाना से। प्राइम मिनिस्टर मोदी घाना के राष्ट्रपति दरमानी महामा के साथ दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती को लेकर बात करेंगे। इस बातचीत में दोनों देश मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा करेंगे। आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, रक्षा सहयोग, इस सब पर बात होगी। इस पर आगे कैसे अवसर बढ़ाने उस पर बात होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव घाना है। घाना के राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत का मैंने आपको बताया ब्यौरा होगा। और वहाँ महात्मा गांधी को बहुत माना जाता है घाना के अंदर। प्राइम मिनिस्टर के सम्मान में वहाँ पर एक स्टेट डिनर भी जो है वो दिया जाने वाला है। और घाना को पहले सोने के लिए केवल जाना जाता था। इसका नाम भी गोल्ड कोस्ट था, गोल्ड कोस्ट नाम होता था। फिर बाद में उसको इन्होंने बदला घाना किया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी खदानें, सोने की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। इनकी पार्लियामेंट को भी प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करने वाले हैं। घाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफ्रीका के देशों के साथ वैसे भी भारत अपने संबंध बहुत बढ़ा रहा है। जब हम कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं तो उसमें पूरा अफ्रीका आ जाता है। G20 समिट जब यहाँ हुआ था तो उसमें अफ्रीका के देशों को इनवाइट हम लोगों ने किया था। नामीबिया उसमें एक देश है। इसके अलावा शामिल भी कराया था। अर्जेंटीना उनका जाना वो भी इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका के देशों में भी भारत एक आउटरीच कर रहा है। हमें लगता है हमसे बहुत दूर है वो, लेकिन वहाँ भी भारत अपनी प्रेजेंस जो है उसको लगातार बढ़ा रहा है। और अंत में फिर वो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो घाना की विजिट है, पीवी नरसिम्हा राव गए थे 1995 में, उसके बाद से एक बार भी नहीं हुआ और ये पहली बार पिछले 30 साल में हो रहा है। दूसरी चीज है, घाना क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? घाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के अंदर आता है। इसमें पहले 15 देश होते थे, अब 12 रह गए हैं, क्योंकि वो बुर्किना फासो जैसे देश हट चुके हैं। तो उस 12 के लिए जो वेस्टर्न साइड है अफ्रीका की, उनमें घाना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नाइजीरिया,
ये 2 ही कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट, बाकी सारे बहुत छोटे छोटे टोगो ऐसे जैसे कंट्रीज हैं। तो ये, लेकिन उसकी आर्म फोर्सेस इतनी बड़ी नहीं है घाना की, और इस वजह से वहां डिफेंस कोऑपरेशन हम कर भी सकते हैं, तो शायद मी-17 या मी-35 हेलीकॉप्टर। मैं आपको जरा ब्रिक्स पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी एससीओ को एससीओ की मीटिंग भी हुई थी पीछे। बिल्कुल। एससीओ में आपको याद है कि क्योंकि उसमें पहलगाम हमले का जिक्र नहीं किया जा रहा था उसकी जॉइंट डिक्लेरेशन में, तो हमने उससे इनकार कर दिया, हमने उसका पार्ट बनने से इनकार कर दिया। वहां भी रशिया था एससीओ में, चाइना भी है एससीओ में। बिल्कुल है, चाइना भी है। अब ब्रिक्स में भी वही रशिया चाइना है। बिल्कुल। वहां भी भारत ये बात करेगा। बिल्कुल। इस बार इंटरेक्शन मोदी जी से होने जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए इन देशों का रवैया वहां कुछ बदलेगा? देखिए इन देशों के अंदर ब्राजील अब लेके चले भारत के साथ रहेगा, रशिया भारत के साथ रहेगा या न्यूट्रल रहेगा, लेकिन वो अगेंस्ट कभी भी नहीं होगा। अब आता है हमारे साथ ईरान का रवैया इसके ऊपर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। वो आपको भी पता है कि ईरान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात से कभी भी अग्री नहीं करेगा, चीन कभी भी नहीं करेगा इसके साथ अग्री। और इसकी जो जॉइंट स्टेटमेंट अगर आएगी, अगर हम कोई भी चीज ऐड करना चाहते हैं खासकर टेररिज्म के ऊपर, तो उस पर बहुत मुश्किल होगी उनका कंसेंट लेना।